सिविलियंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने साइंस में सेक्शन डी को शुरू किया है और सेक्शन डी में हम लोग पहला चैप्टर जो कि हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में था। तो वहाँ पे हमने पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसके क्या क्या घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं या फिर पारितंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये सभी चीज़ हम लोग अच्छे से डायग्राम से देख चुके थे। सेकेंड चैप्टर जो है वो हम लोग का है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग का प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर हो गया हम लोग का प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हम लोग का दो टॉपिक था, एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। और उसके बारे में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में पहला चैप्टर जो था देश में ऊर्जा की मांग, उस चैप्टर में हम लोग ऊर्जा वाली चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको फिर से यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम PDF दे देंगे चैप्टर 2 का भी, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर 2 आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर जो कि होने वाला है पर्यावरण संरक्षण का होने वाला है। और इसमें हम लोग का सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में दिया है स्वस्थानीय और परस्थानीय संरक्षण या फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में पढ़ना, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले समझते हैं कि पर्यावरणीय संरक्षण क्या है। तो पर्यावरणीय संरक्षण क्या हो गया, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि पर्यावरण को संरक्षण जैसा कुछ बात होगा। तो ये क्या एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मिलेगा और प्राकृतिक संसाधन पर ही कहीं ना कहीं हम लोग सभी निर्भर है। जैसे कि अगर ये कोई पेड़ है तो इस पेड़ में क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग का जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए वे सभी कहीं ना कहीं पेड़ पर ही निर्भर है। या फिर इसमें बहुत सारे चिड़िया भी होते हैं, तो ये सभी चिड़िया मुख्य रूप से पेड़ पर ही निर्भर होते हैं। या फिर बहुत सारे कीट मकोड़े पेड़ पर ही निर्भर होते हैं। तो अगर ये पेड़ रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सभी जीव जंतु भी बचे रहेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग भी पर्यावरण से, चाहे खाना हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे स्थिति में इनका संरक्षण जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग को पेड़ पौधे से ऑक्सीजन भी मिलता है। तो और क्या करता है कि ये प्रदूषण को भी कम करने में हम लोग का सहायक होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपयोग है जिसके वजह से हम लोग को पर्यावरण का संरक्षण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पर्यावरणीय संरक्षण क्या हो गया, तो पर्यावरणीय संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना और जैव विविधता को बनाए रखना है। अब पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण। तो वनस्पति और जीव जंतुओं के आवास का संरक्षण करना और उनकी संख्याओं को बनाए रखना, क्योंकि जैव विविधता वाला क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जैव विविधता वाला एक चैप्टर भी है यहाँ पे पढ़ना हम लोग का, आगे थर्ड चैप्टर या फिर फोर्थ चैप्टर होगा तो वहाँ पे अच्छा से हम लोग उसको समझेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में असर डालता है। तो वनस्पति या फिर जीव जंतु हो गया तो इनके आवास का भी संरक्षण करना होगा, प्लस उनकी संख्या को भी बनाए रखना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आ गया हम लोग का, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा वे सभी जीव जंतु जो कि मुख्य रूप से पेड़ पौधे को खाकर निर्भर रहते हैं। यानी कि इसमें मुख्य रूप से बोल देंगे क्या कि शाकाहारी लोग जो होंगे वे प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे को खाते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता होगा वो कहीं ना कहीं प्राथमिक उपभोक्ता वाले लोगों को खाते हैं। यानी कि जो गाय हो गया, हिरन हो गया, ये सभी हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। गाय, हिरन, ये सब हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया। और जो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं वे सभी क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को खाते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गाय है, ये गाय किस पर निर्भर करता है, इस पेड़ पर निर्भर करता है जो कि हम लोग का उत्पादक वर्ग में आता है। तो अगर ये उत्पादक वर्ग में आता है तो ऐसी स्थिति में इन वनस्पति का बचा रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से गाय और हिरन इनके पत्ते को खाकर बचेंगे। फिर इनको आगे खाकर कहीं ना कहीं हम लोग का जो मांसाहारी जीव होंगे, जो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे, वे सभी बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इनके रहने के लिए जो इनका जो प्राकृतिक आवास है उनको संरक्षित करना पड़ेगा, तो ही जाके ये सभी सही ढंग से बच के रह पाएंगे। फिर आगे आता है हम लोग का जल संरक्षण। तो जल संसाधनों का संरक्षण करना और जल प्रदूषण को कम करना, तो ये टॉपिक है हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा प्रदूषण वाला। तो वहाँ पे हम लोग जल प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस मिट्टी प्रदूषण भी वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर पे। मिट्टी का संरक्षण हो गया और जैव विविधता का संरक्षण। अब कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहला क्या हो गया, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो ऊर्जा की बचत के लिए हम लोग को ऊर्जा कुशल उपकरणों का
उपयोग करना होगा। इसीलिए अभी वर्तमान में क्या हो गया, हम लोग का जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग जो जंगल को काट के जो यूज करते हैं जलाने के लिए, ऊर्जा के लिए, उससे हम लोग बच सकेंगे। पुनर्चक्रण हो जाएगा, यानी कि कूड़े कचरे को पुनर्चक्रण करने के लिए पुनर्चक्रण केंद्रों का उपयोग करना है। तो हम लोग पढ़े थे ऊर्जा वाले चैप्टर में कि जो कूड़ा कचरा होता है उनके माध्यम से भी हम लोग ऊर्जा प्राप्ति कर रहे हैं। या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से वायु प्रदूषण कम होता है। किस प्रकार से कम होता है इसको भी हम लोग देखेंगे प्रदूषण वाले चैप्टर में। वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण करने से वायु प्रदूषण कम होता है और जल परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। तो ये सभी कदम उठा के हम लोग मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण में कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं, जिसके बारे में आने वाले चैप्टर में भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग जो सिलेबस में मेंशन है स्वस्थानीय या फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या हो जाएगा, तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले कि जैव विविधता को हम लोग संरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड है, एक तो हो गया स्वस्थानीय संरक्षण और एक हो गया हम लोग का बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही हम लोग संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या हो जाएगा, जो जीव जंतु हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है। तो वही क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। तो स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन, तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में यानी कि स्वस्थानीय यानी कि उनके स्थान पर ही संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी कि सभी जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पेड़ पौधे जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती है। हानिकारक कारकों का उपचार करके प्रजातियों के लिए स्वस्थ पारितंत्र का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण में जो भी जीव जंतु होंगे उनके अनुसार उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जाएगा, प्लस उनके अनुकूल उनके परिस्थितियों को भी तैयार किया जाएगा, ताकि उनको वहाँ पे रहने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि किसी अन्य जीव जंतु को हानि पहुँचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी का हटा के या फिर उन सभी का उपचार करके प्रजातियों के लिए एक स्वस्थ पारितंत्र का निर्माण किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण विधि द्वारा एक विशेष क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि की अपेक्षा सस्ता और आसान है। स्वस्थानीय में क्या हो जाता है, जैसे ये वाला कोई जंगल है हम लोग का, इस जंगल में कुछ जानवर रहते होंगे, उनको संरक्षित करना है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें हर व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, पेड़ पौधा काट सकता है, वहाँ से लकड़ी ले सकता है। लेकिन स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होगा, इसके लिए हम लोग कुछ क्या करेंगे, प्रतिबंधित लगा देंगे कि ये वाला जो सेक्टर है पूरा जंगल का, ये पूरा जंगल हो गया, तो इसमें से ये वाला सेक्टर हो गया, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। यहाँ पे ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं के लिए संरक्षित कर दिया गया है। तो ये जो होता है इसमें हम लोग का जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है उससे कम लागत होता है, क्योंकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम लोग को मुख्य रूप से जो जीव जंतु होता है उसको कहीं बाहरी जगह से ला करके ऐसे जगह पर रखना होता है, और प्लस उस जगह को उसके अनुकूल बनाना होता है। यानी कि सब हम लोग को मान लीजिए आर्टिफिशियल टाइप का होता है वहाँ पे। तो जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है वो कहीं ना कहीं बाह्य स्थानीय संरक्षण से काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी आसान भी होता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, आरक्षित जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग का जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता हो जाएगा, या फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाएगा, ये सभी आ जाएगा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, तो इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट में क्या होता है कि इसमें उन सभी क्षेत्रों को रखा जाता है जिसमें अत्यधिक जातीय समृद्धि होती है, या फिर वहाँ पे क्या होता है, उच्च स्थानिकता होती है। इसको ऐसा समझते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जहाँ पे क्या होता है, विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, अत्यधिक जातीय समृद्धि वहाँ पे देखने को मिलता है। तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पहला हो जाएगा हम लोग का, भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए इसको ऐसा लेते हैं कि जो हम लोग का स्वस्थानीय संरक्षण, इसमें क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, इसमें आ जाएगा पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट, दूसरा हो जाएगा हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हम लोग का आ जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा हो जाएगा हम लोग का जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र,
और पांचवा हम लोग ले सकते हैं सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएं। तो एक एक को हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो अगर पहला हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट का अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये उन सभी क्षेत्रों मतलब कि इसमें उन सभी क्षेत्रों को रखा जाता है जहाँ पे विविधता काफ़ी तेज़ी से होता है या फिर यहाँ पे अत्यधिक जातीय समृद्धि देखने को मिलता है। इसमें एक हो जाए अत्यधिक जातीय समृद्धि। अत्यधिक जातीय समृद्धि देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला हो जाएगा हम लोग का पश्चिमी घाट, प्लस श्रीलंका आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा हम लोग का इंडो बर्मा क्षेत्र, और जो तीसरा है वो हम लोग का आ जाएगा हिमालय क्षेत्र। तो ये सभी ध्यान में रखना है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में पश्चिमी घाट आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, इंडो बर्मा आ जाएगा और हिमालय आ जाएगा। और एक यहाँ पे शामिल कर लीजिए, चौथा हो जाएगा हम लोग का सुंदरलैंड। तो ये सभी जो हो गए ये भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। फिर दूसरा हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से सरकार के द्वारा घोषित किया गया ऐसा आवास होता है या फिर ऐसा परिरक्षण क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जातियों को संरक्षित किया जाता है। और इनका निर्माण जो होता है ये केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसका रख रखाव की जिम्मेदारी या फिर इनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार को होती है। तो वही सब क्या कहलाता है, हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। फिर हम लोग का है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है कि ये सामूहिक आंतरिक क्षेत्र होता है जहाँ पे पादप और जंतु को स्थानीय जातियाँ या फिर अभिगमन करके आई जो भी जाति होती है उनके अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं यहाँ पे हम लोग शिकार नहीं कर सकते हैं और इसे राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है या फिर व्यवस्थित किया जाता है कि कौन सा वाला हम लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आएगा। तो अगर बात किया जाए कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब जो प्रीलिम्स का जो मिसलेनियस टॉपिक है उससे पूछा जाता है। तो वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गया हम लोग। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो 448 वन्यजीव अभ्यारण्य वर्तमान में मौजूद है। अब आता है हम लोग का जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो गया कि ये क्या होता है, सामूहिक आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी पादप या फिर कोई जंतु को स्थानीय जातीयता हो गया या फिर अभिगमन करके आई अन्य जाति के अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। और ये मुख्य रूप से शिकार रहित होते हैं और जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा घोषित या फिर व्यवस्थित किया जाता है। अब हम लोग का आता है यहाँ पे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो ये जो होते हैं ये क्या होता है कि बहुउद्देशीय प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र होता है जो कि जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जंतु और पादप के साथ साथ जो मूल आदिवासी होते हैं उनको भी इन क्षेत्र में रहने की अनुमति दी जाती है। तो ये सभी मुख्य रूप से हम लोग का स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक देश के लिए अपने संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करना आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी और अव्यवहारिक होता है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए जैव विविधता और स्थानीय जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं और इन्हें ही जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो पूरे वर्तमान में पहले इनकी संख्या जहाँ पर 25 थी, ये वर्तमान में हम लोग का 39 हो गया है। तो ये ध्यान रखना है। और भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र के रूप में 4 क्षेत्रों का चिन्हित किया गया है, जिसमें पहला पश्चिमी घाट हो गया, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड हो गया। तो ये सभी ध्यान में रखना है कि ये सब भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। पश्चिमी घाट हम लोग का इस साइड हो जाएगा हम लोग का, फिर इंडो बर्मा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा और सुंडालैंड हो जाएगा। फिर इसमें क्या है कि भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मनुष्य तथा जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से भारत में क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना किया जा रहा था। जबकि वहीं पे यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को
शामिल किया गया। तो अगर भारत का बात किया जाए तो भारत में वर्तमान में 18 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं और इनमें से 10 क्षेत्र विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त, यानी कि 18 में से 10 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। फिर है कि वर्ष 2016 में पश्चिमी घाट में अवस्थित अगस्त्यामलाई जीवमंडल क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह जीवमंडल क्षेत्र केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। इसके अलावा इन सिटू संरक्षण में आरक्षित और संरक्षित वन भी आते हैं, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। इसके बारे में आप लोग को झारखंड जीके में भी वन वाले टॉपिक में पढ़े होंगे या फिर पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ इसको हम लोग भी पढ़ाने वाले हैं। और इन दोनों के मुख्य अंतर यह है कि जहां आरक्षित वन है, आरक्षित वन में जब तक अनुमति न हो तब तक कोई भी मानवीय गतिविधियां संपन्न नहीं की जा सकती है। वहीं संरक्षित वनों में जब तक मना ना हो तब तक कोई भी मानवीय गतिविधि संपन्न की जा सकती है। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट हो गया और एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया मतलब क्या, रिजर्व है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, मानवीय गतिविधि आप वहाँ पे संपन्न कर सकते हैं। तो जो आरक्षित वन होगा, जो रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे हम लोग को अनुमति मिलेगा तो ही हम लोग जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हम लोग जा सकते हैं जब तक कि वहाँ पे मना नहीं किया गया हो। अब आता है हम लोग का बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या हो, तो जब जीव को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है तो उसी को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष क्षेत्र या फिर स्थान में किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है हम लोग का बाह्य स्थानीय संरक्षण या फिर एक्सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के आवास क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश आदि के कारण संकट उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि संवेदनशील प्रजातियों को जल और भोजन आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिससे ये प्रजातियां आवास क्षेत्र में संकटग्रस्त होने लगती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। चिड़ियाघर के माध्यम से देश के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील प्राकृतिक महत्व की जीव जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पादपों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन एवं अन्य नर्सरियों का निर्माण कर महत्वपूर्ण पादपों की प्रजाति एवं उनके आनुवंशिक गुणों का संरक्षण किया जा रहा है। यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण सिंपल से क्या हो गया कि जब जीव को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर करके मानव निर्मित आवास में रखा जाता है तो उसी को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। यह मुख्यतः कब होता है, तो जब जीव जंतु या फिर वनस्पति का जो प्राकृतिक आवास होता है वहाँ पे प्रदूषण की वजह से या फिर अन्य प्रजातियों के आक्रमण की वजह से जब उनकी स्थिति में, जब उनके रहने के जगहों पर संकट उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको भोजन, जल या फिर अन्य सामग्री जिसका प्रयोग करके वे जीवित रह सकते हैं वे सभी प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उनको अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाता है ताकि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर के माध्यम से क्या हो रहा है कि जितने भी संकटग्रस्त या फिर संवेदनशील जीव जंतु हैं या फिर जंतु प्राणी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अब आता है हम लोग का बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या क्या किया जा सकता है इसको देखते हैं हम लोग। तो कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के लिए एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों के बीज बैंक बनाए जाते हैं। पौधा की अगर बात किया जाए तो चाहे बड़ा पौधा हो या फिर पुष्प पौधा हो, इनको स्थानिक, विदेशी या फिर दुर्लभ जैव विविधता एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्व रखने वाले प्रजातियों को बोटेनिकल गार्डन में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो कि हम लोग का पर्यावरण की दृष्टि से या फिर जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं तो उनको फिर हम लोग संरक्षित रखने के लिए बोटेनिकल गार्डन का निर्माण करते हैं और वहाँ पे उनको हम लोग संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारे संकटग्रस्त यानी कि अधिक संकटग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के क्षेत्र विशेष में जीन बैंक बनाकर उनके जीन को संरक्षित किया जाता है ताकि उस जीन के माध्यम से हम लोग फिर से उसका उत्पत्ति कर सकते हैं। संरक्षण की दृष्टि से बाह्य स्थान संरक्षण विधि में अत्यधिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर जीन को हम लोग को रिजर्व रखना है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी डब्बा में भर के रख देंगे, तो उसके लिए बहुत हाई टेक्निक चाहिए होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। इसीलिए जो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है स्वस्थानीय संरक्षण की तुलना में। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों में परिवर्तन प्रजाति एवं नए जीव जंतु तथा वनस्पतियों की पहचान कर उनके अनुकूल कृत्रिम आवास को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर कुछ अन्य कारण है जिसकी वजह से जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु है उनकी अस्तित्व में खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको संरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण का प्रयोग करते हैं तथा वहाँ पे उनके अनुकूल कृत्रिम वातावरण हम लोग तैयार करते हैं ताकि वे वहाँ पे इजीली रह सके और पनप सके। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पर्याप्त तकनीक अभाव एवं कुशल मानव प्रबंधन की कमी के कारण कई असुविधाएं भी आती है। तो जैसे कि हम लोग को जीन को रिजर्व रखने के लिए जीन बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जीन बैंक ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, प्लस वहाँ पे जो कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे उनमें भी
कौशल होना चाहिए, अन्यथा फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम लोग वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जीन को अच्छा से रख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ये सुविधाएं अगर सही से नहीं मिलेंगे तो फिर वो सारा खराब हो जाएगा। तो पारितंत्र के विषय में मानव का अभी तक 70% के आसपास का ही ज्ञान हो पाया है, और पारितंत्र के ज्ञान के अभाव के कारण बाह्य स्थानीय संरक्षण का प्रभावशाली उपयोग नहीं हो पाया। मतलब पारितंत्र भी पढ़े थे कि पारितंत्र क्या था। पारितंत्र का सबसे छोटा इकाई क्या था, हम लोग का जीव था, और बहुत सारे जीवों का एक प्रकार के जीव जो थे वे मिलकर क्या करते थे, समष्टि का निर्माण करते थे। और समष्टि में क्या हो गया था हम लोग का कि अलग अलग समष्टि मिलकर हम लोग का समुदाय का निर्माण कर रहे थे, और समुदाय में जब हम लोग का अजैविक कारक आ गया तो उससे मिलकर हम लोग का पारितंत्र का निर्माण हुआ था। और पारितंत्र में भी हम लोग पारितंत्र के सभी प्रकार को देखे थे, और अलग अलग प्रकार थे, तो वही सभी अलग अलग प्रकार के पारितंत्र मिलकर हम लोग का जीव मंडल का निर्माण कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग पारितंत्र को कंप्लीट वहाँ पे पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पारितंत्र के विषय में अगर बात करें तो मानव का अभी तक 70% ही ज्ञान हो सका है। बाकी अभी तक पारितंत्र के बारे में एग्जैक्टली 100% ज्ञान मानव को नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है उसका सही तरीके से हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जिन कृत्रिम आवासों का निर्माण किया जा रहा है उन आवासों में हमेशा जीवों एवं वनस्पतियों के अनुसार वातावरण नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हम लोग मुख्य रूप से क्या करें, कृत्रिम तरीके से उनके रहने के लिए आवास बना रहे हैं, लेकिन हम लोग को चूँकि पारितंत्र के बारे में 100% नॉलेज ही नहीं है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वैसा आवास नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेंगे, जिसके कारण कृत्रिम आवासों में कई संवेदनशील प्रजातियों को बचाना संभव नहीं हो पाता है। फलतः ये प्रजातियाँ समाप्त हो जाती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण की सबसे बड़ी बाधा सभी जीवों एवं वनस्पतियों की प्रजातियों से संबंधित तकनीक का विकास न होने पाना है, न और विश्व भर के कुछ ही प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित तकनीक का विकास अभी तक हो पाया। अब क्या है कि जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके रहने का अलग अलग तरीका होता है, उनका खान पान अलग होता है, उनको अलग अलग वातावरण चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक हम लोग हर जीव के अकॉर्डिंग उसके वातावरण को रेडी करने के लिए क्या क्या टेक्निक चाहिए या फिर क्या क्या माध्यम होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एग्जैक्टली जान नहीं पाए हैं। और बहुत कम ही ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हम लोग उनके अकॉर्डिंग वातावरण को बना पाते हैं। परिणाम क्या होता है, कुछ ही जीवों को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के माध्यम से संरक्षित कर पाते हैं, अन्यथा बहुत सारे जीवों को हम लोग संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि वे धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाते हैं। तो यही था हम लोग को स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में मुख्य रूप से पढ़ना था। तो ये छोटा सा चैप्टर है, ये हम लोग का खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पे हम लोग कुछ और भी चीज़ याद रखना है, हालांकि इसको हम लोग प्रीलिम्स में भी कराएंगे वहाँ पे। फिर भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ डेट है, जैसे कि विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस ये हो गया हम लोग का 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा हम लोग का हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, ये हम लोग का 5 जून हो गया। तीसरा आता है हम लोग का विश्व प्राणी दिवस, विश्व प्राणी दिवस ये हो गया हम लोग का 3 अक्टूबर। चौथा है हम लोग का विश्व आवास दिवस, ये हो गया 4 अक्टूबर। और पांचवा है हम लोग का विश्व संरक्षण दिवस, जो कि 3 दिसंबर को है। तो कम से कम अभी तो इतना याद रखना, इसके अलावा और भी सारे दिवस होंगे जिसको हम लोग कराएंगे। तो अगर 1 लाइनर सीरीज अगर हम लोग लाते हैं तो वहाँ पे सारा दिवस को भी कराया जाएगा, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनको कवर किया जाएगा, और उनको किस प्रकार से याद रखेंगे हम लोग वो सारा तरीका भी हम लोग क्लास में ही बताएंगे, क्लास में चीज़ों को याद कराएंगे। तो अगर आता है 1 लाइनर सीरीज तो ज़रूर हम लोग ये सब करेंगे। तो यही इसी के साथ हम लोग का जो तीसरा चैप्टर है वो भी हम लोग का ख़त्म हो जाता है। प्लस जिनको PDF लेना है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में हम लोग 1,000 रुपया में हम लोग चारों पेपर का पेपर 3, 4, 5 और 6 इसका PDF हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता कोर्स होगा पूरे झारखंड का अगर बात किया जाए तो। लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अधिक प्राइस रख रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग बिल्कुल मिनिमम प्राइस 1,000 है, जहाँ पर आपको सारा 4 पेपर का नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो आप लोग PDF को ईजिली ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।